Good morning, students. Welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am, and this is a special class for TGT English 2020. बच्चों, आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसके पहले लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे थे और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक जाने माने नेचर पोएट हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में बेसिक डिटेल। सबसे पहले जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 टू 23 अप्रैल 1850, यानी कि he was born on 7th April 1770 and he was died on 23rd April 1850. Father जॉन वर्ड्सवर्थ, अटॉर्नी एट लॉ। इनके जो फादर थे वो जॉन वर्ड्सवर्थ थे, जो कि अटॉर्नी एट लॉ थे। मदर एने कुक्सन थी एंड मैरिज मैरी हचिंसन, यानी कि हिज वाइफ वाज मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन नामक महिला से इन्होंने विवाह किया। Some facts about Shakespeare, some facts about William Wordsworth. I'm really sorry. Wordsworth was the second of the 5 children. Wordsworth अपने जो माता पिता के 5 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थे, सेकंड नंबर पे थे। In 1778 his mother died when he was only 8. 1770 में इनकी माँ जो थी, उनकी माँ की मृत्यु हुई जब he was only 8, जब वो सिर्फ 8 साल के थे। तो ये पॉइंट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम। ये WT करके अक्सर आता है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है, विलियम टेलर है। तो वर्ड्सवर्थ के ये टीचर थे विलियम टेलर, और इन्हीं ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम्स को कंपोज करने के लिए इंस्पायर किया। सम फैक्ट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ में आगे बढ़ती हूँ। He wrote more than 500 sonnets. इन्होंने सबसे ज्यादा sonnets लिखे थे, 500 से ज्यादा sonnets लिखे थे। He knew many languages like Greek, Latin, Italian, French and Spanish. इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था विलियम वर्ड्सवर्थ को, ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश का। He also defined poetry as the breath and finer spirit of all knowledge. तो ये एक स्टेटमेंट के तौर पे भी आता है, या फिर उनके व्यू ऑन पोएट्री के रूप में भी आता है कि द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये अगर पूछा जाएगा कि पोएट्री के लिए किसने बोला था कि पोएट्री एक ब्रेथ है, एक फाइनल स्पिरिट है ऑफ ऑल नॉलेज, सभी नॉलेज की, तो ये किसने बोला था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री is spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin from emotions recollected in tranquility. According to वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, एक स्वतः बहने वाला एक फ्लो है। किसका? पावरफुल फीलिंग्स का। जब व्यक्ति के माइंड में बहुत पावरफुल फीलिंग्स आती है, व्यक्ति के हार्ट में भी हम कह सकते हैं, उसके मन में, उसके माइंड में पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं पोइट्री। एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन, और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब ट्रैंक्विलिटी मीन्स जब शांत मन से जो हमारे माइंड में इमोशंस आते जाते हैं और वो एकत्रित होते हैं, रिकलेक्ट होते रहते हैं बार बार, उन्हीं से शुरुआत होती है। जब हमारे माइंड में स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो चलता है पावरफुल फीलिंग्स का, तो उसे बोलते हैं ये एक पोइट्री की ओरिजिन होती है, या हम बोलते हैं पोइट्री का रूप लेती है। तो अगर एक स्टेटमेंट आएगा पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ का। स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको इसमें बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। आपको इसमें क्या पढ़ना है? सिर्फ इतना पढ़ना है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन से शादी हुई थी, विवाह हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, लेकिन कब? 1802 में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है काफी। द एक्सकर्सन भी एक बुक है आपकी, द एक्सकर्सन, विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802, जो 1802 में वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया और 1814 में पब्लिश हुई। 2 में उन्होंने लिखना शुरू किया था और 1814 में पब्लिश हुई थी, और इसमें 9 बुक्स थी
इट वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ द रिकलस, और रिकलस का पार्ट भी थी। तो देखिए कई सारे फैक्ट इस पॉइंट में है। पहला फैक्ट तो ये है कि एक्सकर्शन जो थी, द एक्सकर्शन, वो 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट किया था लिखना, और उसको 1814 में 1814 में उन्होंने पब्लिश किया। अब एक्सकर्शन में कितनी बुक्स हैं, तो 9 बुक्स हैं, और एक्सकर्शन रिकलस का एक पार्ट है। ठीक। वर्ड्सवर्थ में 2 ट्रिप्स टू फ्रांस इन 1790 एंड 1791। 1790 में, 1790 में और 1791 में इन्होंने 2 फ्रांस की ट्रिप की थी। तो ये 2 बार फ्रांस गए, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 2 बार फ्रांस गए। ठीक। 1843 विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ साउदी एंड रिमेन्ड इट टिल डेथ। 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे। ये एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना राजकवि, इस तरह का पद होता था राज्य में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ये उपाधि मिली, ये पद मिला, ये डेजिग्नेशन मिला, द पोएट लॉरिएट बने ये आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथी। रॉबर्ट साउथी के डेथ के बाद में, क्योंकि इसके पहले रॉबर्ट साउथी ही पोएट लॉरिएट हुआ करते थे। लेकिन जब आप 1843 में, 1843 में रॉबर्ट साउथी की डेथ हुई, इधर विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने, और जब तक विलियम वर्ड्सवर्थ जीवित रहे तब तक वो पोएट लॉरिएट बने रहे। नेक्स्ट है आपका द एक्सिक्यूशन ऑफ लुइस 16 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। जिस समय आपका लुइस 16वां की बात चल रही थी, लुइस 16 की का एक्सिक्यूशन था, और उस समय नेपोलियन जो का राइज चल रहा था, नेपोलियन काफी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। तो ये जो टाइम था, थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रेवोल्यूशनरी इंथुसियाज्म। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में जो रिवोल्यूशन था, जो रिवोल्यूशनरी इंथुसियाज्म था, जो उत्साह था, एक क्रांतिकारी उत्साह था, वो अपने आप ठंडा पड़ने लगा, अपने आप लो हो गया। नेक्स्ट, ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी। तो ये एक फैक्ट है, इनके बारे में आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ग्रुप ऑफ टोरी से बिलोंग करते थे। आप कम वर्ड्स में नोट्स बनाएंगे, नोट्स को बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं लिखना है, हमको उसको सम अप करके लिखना है। भले ही हमारे पॉइंट्स 10 की जगह 20 हो जाए, लेकिन हर एक पॉइंट बहुत सॉलिड होना चाहिए और मिनिमम वर्ड्स में होना चाहिए। तो ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी, टोरी के ग्रुप को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, जब वो फ्रांस में स्टे किया था, आपको पता है कि वो 2 बार फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में जब उन्होंने स्टे किया था, उसी दौरान उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का एक बहुत बड़ा पार्ट कंपोज किया था। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 यानी 1793 में। नेक्स्ट, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। तो ये गॉडविन की बुक है भाई, पॉलिटिकल जस्टिस। किसकी बुक थी? गॉडविन की बुक थी। तो याद रखेंगे, गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज्यादा प्रभावित है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस रिटन बाय गॉडविन। तो आप इसमें जो दो फैक्ट है वो बहुत सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं। पहला तो ये कि पॉलिटिकल जस्टिस वॉज रिटन बाय गॉडविन, और दूसरा कि विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। नेक्स्ट, द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798 विथ 23 पोएम्स। देखो बेटा, जो लिरिकल बैलेट्स था बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मेरे हिसाब से इस पीपीटी में मैंने जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखे हैं, अननेसेसरी कोई भी टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे कि जो लिरिकल बैलेट था वो आपका 1798 में पब्लिश होता है। उसमें 23 पोएम्स थी, लेकिन वो 23 पोएम्स आपकी सारी की सारी विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी। उसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और 4 कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800, जब 1800 में आपका सेकेंड एडिशन आया और इसी एडिशन में प्रीफेस जोड़ी गई थी, तो एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि लिरिकल बैलेट की प्रीफेस कब जुड़ी? 1800 में। और लिरिकल बैलेट लिखा कब गया? जस्ट 2 इयर्स बैक, 2 इयर्स बिफोर, यानी 1798 में। 1798 में लिरिकल बैलेट्स को लिखा गया, जिसमें 23 पोएम थी, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 कॉलरिज की थी। ठीक है, सेकेंड एडिशन जब आया 1800 में, तो उसमें प्रीफेस ऐड की गई। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802, 1802 में, एंड द अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड। इसमें एक अपेंडिक्स जोड़ी गई जो कि पोएटिक डिक्शन पे थी। वन मोर एडिशन केम इन 1805, और एक अगला एडिशन जो आया वो 1805 में आया,
तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि लिरिकल बैलेट जो थी वो 1798 में पब्लिश हुआ था। उसमें 23 पोएम्स थी, 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। और जो दूसरा एडिशन था वो कब आया था? 1800 में, जिसमें फेमस प्रीफेस ऐड की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। नेक्स्ट, द ईयर 1798, अभी हमने पढ़ा था लिरिकल बैलेट, अभी हमने देखिए इसके पहले पीपीटी में पढ़ा था ना 1798, सब है ना। 1798 हमने यहाँ पे देखिए ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 1798 में ही पब्लिश हुई थी। तो वही यहाँ पे भी बात की गई है कि द ईयर 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट। ये जो ईयर था 1798, ये ईयर जो था वो लिरिकल बैलेट इस ईयर में पब्लिकेशन इसका हुआ था। और द ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन। ये ईयर था जहां से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और क्लासिकल मूवमेंट, क्लासिकल जो आपका एरा था वो खत्म हुआ था, डेथ हुई थी उसकी। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखेंगे। 1798 जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ, उसी साल, उसी के बाद से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अच्छी तरह से लर्न करेंगे इस पॉइंट को। Next, during his stay in France, he fell in love with a French girl whose name was Annette Vallon. He did not marry her, but she bore him a daughter, कैरोलिन। जब ये फ्रांस में जब इन्होंने फ्रांस में स्टे किया तो इन्हें एक फ्रांसीसी लड़की जिसका नाम एनेट वेलन था उससे लव हो गया था। इन्होंने उस एनेट वेलन से शादी नहीं की थी, लेकिन इनकी एक बेटी हुई थी उसी लड़की से, एनेट वेलन से। वर्ड्सवर्थ से अबाउट डोरोथी, और डोरोथी के बारे में वो कहते हैं शी गिव्स मी ईयर्स, आईज एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर। तो ये इन्होंने किसके बारे में कहा था? डोरोथी के बारे में। और डोरोथी का पूरा नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ met S.T. Coleridge in 1796 and his meeting created a new era in English poetic world. वर्ड्सवर्थ जो है वो S.T. Coleridge से कब मिले थे? S.T. Coleridge का पूरा नाम भी आप समझ लीजिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो S.T. Coleridge से मिले थे 1796 में, और उनकी मीटिंग से इंग्लिश पोएटिक वर्ल्ड में एक नया एरा आया। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर दाउ साइलेंट। वाई आर दाउ साइलेंट, कि तुम साइलेंट क्यों हो, ये एक किसकी पोएम थी? एक सोनेट था। और एंड दिस इज कॉल्ड द ओनली वन सोनेट ऑन लव। लव पे इन्होंने लिखे तो अप्रोक्सीमेट 500 सोनेट्स लिखे थे, लेकिन उनमें से एक ही सोनेट था जो सोनेट ऑन लव था, यानी इनकी थीम लव नहीं रही, मैक्सिमम में नहीं रही। एक ही सोनेट इनका था जो लव पर बेस्ड था, और उसका नाम था वाई आर दाउ साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। वाई आर दाउ साइलेंट यानी कि वाई आर यू साइलेंट। इसमें जो दाऊ आता है THOU, जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ ले इस बात को। THOU इज इक्वल टू यू। जब में आपसे हम लोग यू बोलते हैं उसको यहाँ पे दाऊ बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वी आर सेवन इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेट लिखा था उसमें अभी हमने पढ़ा था 23 पोएम्स थी, तो उसमें जो पहली पोएम थी वो कौन थी? वी आर सेवन। तो ये एक फैक्ट है, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। दूसरा, वर्ड्सवर्थ रोट ओनली वन ड्रामा, एक ही इन्होंने ड्रामा लिखा था, बॉर्डर्स इन 1793-4 में लिखा था। मैथ्यू आर नॉट प्रेज टू वर्ड्सवर्थ इन हिज मेमोरियल वर्सेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेमोरियल वर्सेस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा क्वेश्चंस का। मेमोरियल वर्सेस, तो पहली चीज तो ये कि मैथ्यू आर्नोल्ड अगर प्रेज कर रहे हैं तो मेमोरियल वर्सेस वाज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ये चीज समझ लीजिए। और दूसरा, इसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया, यानी उनको अप्रिशिएट किया। वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला था आपका 1793 टू 1797, ये 1793 से 1797 का टाइम था। दूसरा 1798 टू 1805, फिर 1806 टू 1814, फिर 1815 टू 1850। तो जब आपका फर्स्ट पीरियड था वो अर्ली पीरियड एंड इमेच्योर राइटिंग था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री लिखने की शुरुआत कर रहे थे, ही वाज नॉट मैच्योर इनफ, वो इनफ मैच्योर नहीं थे।
ठीक है, इसलिए उनकी राइटिंग्स भी मैच्योर नहीं थी। ये आपका उनका अर्ली पीरियड था। नेक्स्ट था आपका 1798, ये तो सब आपका वही हो गया लिरिकल बैलेट्स के टाइम का, से लेकर के 1805। द पीरियड ऑफ ग्लूम, ये ग्लूम का पीरियड था, उदासी का पीरियड था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, या आप बोल सकते हैं एक प्रकार का पेसिमिस्टिक था। इसके बाद है आपका 1806 से लेकर 1814, द डोमिनेंट पीरियड और द ग्लोरियस डिकेड। तो ये डिकेड जो थी वो बहुत ही डोमिनेंट रही विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए और बहुत ही ग्लोरियस रही, सबसे शानदार और अच्छी रही। इसके बाद आपका जो लास्ट है पीरियड आपका 1815 से लेकर 1850 तक, 1815 से 1850, ये पूरा पीरियड ऑफ डिक्लाइन रहा, धीरे धीरे करके चीजों का पतन होता रहा। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आफ्टर एक्सकर्शन वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस बिकम टू डिक्लाइन। जब इन्होंने एक्सकर्शन लिखी थी, एक्सकर्शन लिखने के बाद मान लीजिए एक्सकर्शन में इनकी जो पोएटिक जीनियस थी वो थी, इसके बाद इनकी जो पोएटिक जीनियस थी वो कभी कहीं नहीं दिखी, किसी भी वर्क में नहीं दिखी, यानी कि इट बिकम टू डिक्लाइन, वो नष्ट होने लगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। इसको मैंने आपको जब विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये डिस्कस किया था। आज फिर एक बार हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन है। पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क्स, जो वर्क्स पर्टिकुलर ऑथर ने लिखे हैं उन वर्क्स के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस। दूसरा है बेस्ड ऑन स्टोरी एंड कैरेक्टर, जो उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं या जो पोएम लिखी है, लिरिक्स, बैलेड जो भी लिखा है, या अगर कोई प्ले लिखा है तो उसकी स्टोरी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड थर्ड इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट्स, जो दूसरे ऑथर्स क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आज उसको बोलते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट। जैसे हम लोग विलियम शेक्सपियर में पढ़ते थे, उसमें लिखा था इसमें लिखा हुआ था आई नेवर रीड, मैंने कभी भी नहीं पढ़ी अ बुक, ठीक, और मेट अ पर्सन, मैंने कभी कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी, ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसको मैंने देखा हो कि जिसकी जीनियस विलियम वर्ड्सवर्थ से सॉरी विलियम शेक्सपियर से ज्यादा हो। तो ऐसे स्टेटमेंट किसने दिया था? गोथे का स्टेटमेंट था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर्सनल लाइफ, अब उनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है, यहाँ पे कहाँ पे, वेयर वाज ही बोर्न, वेयर वाज ही डाइड, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, टू हुम ही मैरिड, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अब क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, किसी ने बोला था होगा, हु सेड, वर्ड्सवर्थ ने कभी भी कुछ भी बेस नहीं बोला। बेस मतलब होता है बहुत ही कहते हैं बहुत ही निम्न कोटि का, बहुत ही खराब। तो टेनिसन टू वर्ड्सवर्थ, यानी किसने बोला था, ये टेनिसन ने बोला था, और किसके लिए बोला था? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। द प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड में कितनी बुक्स है अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, 14 बुक्स है, 14 किताबें हैं प्रिल्यूड में। वर्ड्सवर्थ की पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये इनकी पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग का पूरा नाम है बच्चों रॉबर्ट ब्राउनिंग, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी थी द लॉस्ट लीडर, यानी कि एक खोया हुआ या हारा हुआ नेता। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो वर्ड्सवर्थ को क्या कह रहे हैं? तो वो वर्ड्सवर्थ को ए लॉस्ट लीडर के रूप में कह रहे हैं कि ही वॉज अ लॉस्ट लीडर, ठीक है। विलियम, ये बात किसने बोली थी लॉस्ट लीडर वाली? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोली थी। किसके बारे में बोली थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गिव मी आईज, शी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स इज रिटन अबाउट। तो आपने भी पढ़ा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के विषय में कई जगह लिखा है कि उसने इनके लिए क्या क्या किया। तो जब ये स्टेटमेंट आएगा, शी गिव मी आईज, शी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स, तो ये बात उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ही कही थी। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं। सबसे पहले तो चलते हैं सोनेट सीरीज की ओर। तो द रिवर डेडेंड सोनेट्स, द एक्लेसियास्टिकल सोनेट, या फिर सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसकैलेनियस सोनेट्स। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में सोनेट सीरीज को बना दिया गया है। अब आपको अपने हिसाब से इन चारों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अगला, पॉपुलर पोएम्स कौन सी हैं? द इवनिंग वॉक, द इवनिंग वॉक ये फर्स्ट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके बाद लिरिकल बैलेट जो 1798 में
सबसे पहले पब्लिश हुआ, इसके बाद 1800 में इसे प्रीफेस जोड़ी गई थी। सोनेट्स ऑन द सोनेट, स्कोल्ड नॉट, माइकल एक पोएम है। द बॉर्डर्स, ये एक ट्रेजेडी है, ये एक सिंगल ट्रेजेडी है या प्ले है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, ये एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। द एक्सकर्सन, द प्रिल्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड टू मिल्टन को लेकर के लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे, द रेनबो, वी आर सेवन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू द कुकू। तो ये आपकी पोएम थी। द डेफोडिल्स, लूसी ग्रे, साइमन ली, अर्ली स्प्रिंग, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, लूसी पोएम्स, द एलेजिक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ अ पील कैसल। तो ये इनकी पॉपुलर पोएम्स है। इसके बाद अभी और भी है, द वाइट डो, द वैगनर, येरो रिविजिटेड, द सेलर्स मदर, गुडी ब्लैक, द रून्ड कॉटेज, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस या एन इवनिंग वॉक। Effusion on the death of Jane Sawk, she dwelt among the untrodden ways, she grew, Laodamia एक नेटिव पोएम है। तो यहाँ पे इफ्यूजन ऑन द डेथ ऑफ जेम्स हॉक, इसके बाद शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years शी ग्रू, ये आपका 3 साल तक वो जो लूसी थी वो कैसे उसका पालन पोषण हुआ, इस लाइन में इस पोएम में बताया गया है। इसके बाद एलोडेमिया एक नैरेटिव पोएम है। और डियन सॉन्ग एट द फीस्ट ऑफ ब्रोघम कैसल, द एफिक्शन ऑफ मार्गरेट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये इनके वर्क्स है। द ब्रदर्स, गिल्ट एंड सॉरो, पीटर बेल, द फाउंटेन, पुअर सूजन, यूथ, टू ए स्काईलार्क एंड स्टेपिंग वेस्टवर्ड, टू अ हाईलैंड गर्ल या द सोलिटरी रीपर, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, टाइटन एवे, द रेनबो, ओट ड्यूटी, द इडियट बॉय। इसके बाद हम लोग चलते हैं लूसी पोएम्स की ओर। लूसी पोएम्स आप समझते हैं इस तरह की पोएम्स थी, कुछ इसमें इमेजिन किया गया, यानी रियल में कोई लूसी नहीं थी। तो पहला इसका पोएम है, द स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो। इट इज वन ऑफ द लूसी पोएम्स रिटन इन जर्मनी इन 1799 and published in 1800. It is a beautiful lyric and communicates the poet's feeling. तो पहली जो आपकी पोएम थी लूसी पोएम था, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट है आपका, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, मैंने हमेशा अननोन मैन के बीच में ट्रेवल किया। तो इट वाज आल्सो रिटन इन 1799 यानी 1799 में लिखा गया। द जेनेसिस ऑफ दिस पोएम रिमेन्स अ मिस्ट्री, और ये जो इसका जेनेसिस है वो कहाँ से है, ये आज तक एक मिस्ट्री ही है। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, इस पोएम में पोएट जो है वो लूसी के बारे में बताता है कि लूसी एक यंग ब्यूटीफुल गर्ल है, वॉज वेरी डियर टू पोएट, जो पोएट को बहुत ज्यादा प्रिय थी। इसके बाद 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर, ये आपकी लूसी ग्रे की पोएम है जो आप मोस्टली बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वही है ये। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1800। नेक्स्ट है, असलम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये भी एक लूसी पोएम है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीरीज बट कंपोज्ड एट द सेम टाइम, हालांकि उसी समय कंपोज की गई थी लेकिन इसको सीरीज में जोड़ा नहीं गया। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट अबाउट 523 सोनेट्स अंडर द टाइटल ऑफ ग्रुप्स। तो उन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे, एक था डोडन, एक था एक्लेजियास्टिकल, दूसरा था सोनेट्स ऑन लिबर्टी और पॉलिटिकल सोनेट, और इसके बाद चौथा था मिसकेलियस 120 एंड रेस्ट अदर्स। तो डॉर्डन में आपके 34 सोनेट्स आते हैं, एक्लेजियास्टिकल में 132 सोनेट आते हैं, और लिबर्टी पर या पॉलिटिकल सोनेट जो है वो आपके 69 है, और मिसकेलेनियस 120 एंड रेस्ट अदर्स और बाकी हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के वन लाइनर क्वेश्चंस, या उनको बोल सकते हैं वन लाइनर स्टेटमेंट्स, उनको मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और रिवीजन करिए। थैंक यू।